हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर योगेशा और मुझे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आसान तरीके से सिखाना अच्छा लगता है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है NLEP और जिसका लॉन्ग फॉर्म कुछ इस तरीके से हुआ, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सीखने से पहले डायरेक्टली हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं कि किस तरीके से ये शुरू हुआ। तो 1985 में जो है इसकी शुरुआत हुई लेप्रेसी रिलीफ नाम से, जो कि ब्रिटिश लोगों ने जो है वो शुरू की थी। इंडियन काउंसिल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इन लोगों ने जो है ये शुरू की थी। फिर जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तो उसी का नाम हमारे लोगों ने हिंद कुष्ठ निवारण संघ इस नाम से रखा। और उसके बाद कुछ साल बाद 1955 में इसका नाम रखा गया नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम। सी माने यहाँ पे हम देख रहे हैं कंट्रोल। बट ये जो प्रोग्राम था, कंट्रोल वाला प्रोग्राम, ये बिल्कुल ही बहुत ही बुरी तरीके से जो है फेल हुआ। अब फेल होने के कारण कुछ इस तरीके से थे कि लोग जो है सपोर्टिव नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि हमें जो है सोसाइटी से अलग किया जा रहा है, हालांकि वो उनके लिए और बाकी लोगों के लिए ही उतना बेनिफिशियल था। लेकिन उनकी इस तरह की वजह से उन सपोर्ट नहीं मिलता था। ड्रग्स जो है अवेलेबल नहीं होते थे वहाँ पे, और जो है एक ही ड्रग था बेचारा डायप्सोन, उसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आती थी और वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता था। अकेले होने के कारण वो उतना सक्षम नहीं होता था और फंड नहीं था। आपको तो पता ही है, कोई भी चीज़ हमें शुरू करनी हो तो उसके लिए जो है फंड वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई काम होता नहीं है। चाहे आपको फिर वहाँ पे जो पर्सन आप रख रहे हो उनको पैसे देने हो, नौकरियाँ निकालनी हो, या फिर हेल्थ केयर सिस्टम में जो आपको पैसे लगाने हो, ड्रग मंगवाने हो, तो इन सब को पैसा लगता है। तो वो ना होने के कारण भी ये जो कंट्रोल प्रोग्राम है ये बेचारा सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन बाद में 1983 में एक प्रोग्राम आया जिसका नाम है NLEP। अब सी को रिप्लेस किया है हमने ई से, जिसको हम कहेंगे इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये बहुत अच्छे से चला और इसको अच्छे से चलने के रीज़न हम आगे देखेंगे। तो ये जब अच्छे से चला तो WHO को भी जो थोड़ा सा है अच्छा लगा और उनको ऐसा लगा कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और उन्होंने जोश जोश में एम रखा कि 2000 साल आने तक हम 10,000 लोगों के पीछे एक या एक से कम माने 0 ऐसे हम मतलब कोई मिलता है 10,000 लोगों के पीछे केस, तो वो चल जाएगी। ये हमारा एम है, क्योंकि अभी तक जो है बहुत ज़्यादा केसेस मिल रही थी। लेकिन ये वाला प्रोग्राम आने के बाद NLEP बहुत ज़्यादा आशाएं और अपेक्षाएं बढ़ गई थी। लेकिन अभी तक जो है ये चीज़ हासिल हुई नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा इंडिया जो है लेप्रेसी के चपेट में है ही, और वो लेप्रेसी फ्री नहीं है। खैर, अब ये कैसे इसको सक्सेस मिला और कैसे ये सक्सेस चल रहा है ये हम देखते हैं। तो ये जो NLEP के कंपोनेंट्स किस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। पहला जो कंपोनेंट है डिसेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड लेप्रेसी सर्विसिंग, मतलब केंद्र सरकार जो है वो बोलेगी भैया हम सिर्फ फंड देंगे, बाकी आप लोगों को ही देखना है। तो जो भी स्टेट्स होंगे वो सिर्फ अपना काम देखेंगे अपनी अपनी स्टेट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम वहाँ पे जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जिसको उसको जो है फ्रीडम रहेगी अपने स्टेट में अपनी तरीके से काम कराने का। तो ये बहुत अच्छी एक स्कीम यहाँ पे हो गई। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ पर्सनल, मतलब क्या कि ये काम करने के लिए हेल्थ सेक्टर के ही लोग लगेंगे, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट या फिर लैब टेक्नीशियन टेस्ट कराने के लिए। तो इनकी भैया आप नौकरी निकालो, इनको काम पे रखो, इनको अच्छी खासी सैलरी दो, इनको अच्छा खासा जो है आप ट्रेन करो, एंड फिर इनको इस काबिल बनाओ। ऐसे सेंटर्स भी आप खोलो, यहाँ पे उन लोगों को रखो और ये सारी सुविधाएं शुरू करो। ये चीज़ें जो है इसमें आती थी। IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जो हमारे पास बुक में होता है वो होती है इंफॉर्मेशन, जो मैं अभी आप लोगों को करवा रही हूँ वो है एजुकेशन। और क्लास होने के बाद जो आप एक दूसरे से बातें करोगे कि हाँ योगेशा मैम ने ये सिखाया, वो सिखाया, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, ये बोली, वो बोली, तो वो होता है कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से जो है अवेयरनेस बढ़ता है। तो ये एग्जाम्पल है जस्ट उस टाइम पे जो है IEC मतलब रेडियो से जो है इंफॉर्मेशन देना या फिर विज्ञापन टीवी में चलाना, ये सारी चीज़ें IEC में आती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन DPMR, आप इसको अच्छे से याद रखना, या अभी हम आगे देखने ही वाले हैं।
इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, इंटेंसिफाइड मतलब रोज़ भाई चेक करो भाई कि उसने जो भी अफेक्टेड पेशेंट है उसने दवाई ली या नहीं ली, उसने कोर्स ख़त्म किया या नहीं किया, ये हमें देखना है। सुपरविजन, उस पर निगरानी रखनी है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है, ये कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट है अब इसके ऑब्जेक्टिव्स। ये जो भी प्रोग्राम आता है वो कुछ ना कुछ अपने ऑब्जेक्टिव लेके आता है, तभी जाके वो सक्सेस हो पाता है, या कुछ तो हमें ध्येय चाहिए ज़िंदगी में। उसी तरह इस प्रोग्राम के भी कुछ ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ लेप्रेसी केसेस। जितना जल्दी आप डिटेक्ट करोगे उतने अच्छे से उसका रिकवर होने के चांसेस रहेंगे। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट विथ MDT, माने कि MDT मल्टी ड्रग थेरेपी, ये हमें यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव था। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटीज़ कॉज्ड बाय लेप्रेसी, जो भी है उनकी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कराएंगे, ये सारे जो प्रिवेंशन, ये एक ऑब्जेक्टिव था। स्टिग्मा रिडक्शन करना और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उन जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनको अलग महसूस ना करने देना, ये भी महत्वपूर्ण जो है इसका ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि जब इंसान को ऐसा लगता है कि वो जो है थोड़ा सा अलग थलग महसूस हो रहा है तो और अलग जाता है और वो उतना ज़्यादा सक्षम बन जाता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करने में ये डिसीज़, इसलिए उनको ऐसे महसूस नहीं होने देना है। हालांकि अपनी जो है केयर अब खुद की ज़रूर लेनी है ऐसे पेशेंट के साथ डील करते वक्त या फिर सेवा देते वक्त। फिर है कम्युनिटी अवेयरनेस एंड सर्विलेंस। अभी जितना ज़्यादा आप इसके बारे में अवेयर करोगे उतने लोग जो है सतर्क हो जाएंगे, और निगरानी तो हमें यहाँ पे स्क्रीनिंग और सर्वे इसके थ्रू रखनी ही है। तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्टिव थे। अब मेजर इनिशिएटिव्स क्या थे जिसकी वजह से जो है ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से चल गया, तो कुछ इस तरीके से है कि न्यू केस डिटेक्शन करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ताकि न्यू केस अर्ली डिटेक्ट हो, वो अर्ली जो है डायग्नोस होके उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट होके वो जल्दी से ठीक हो जाए और स्प्रेड ना करे। कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स कंप्लीट करने पे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। DPMR जो मैंने अभी इसका जिक्र किया था कि DPMR है क्या, तो डिसेबिलिटी प्रिवेंशन मेडिकल रिहैबिलिटेशन। मतलब अब देखो आप लोगों को पता ही है कि जो लेप्रेसी है वो नर्व को डैमेज कर देती है यहाँ पे, तो इंसान को वहाँ पे कुछ समझता नहीं है, कार्टिलेजेस भी जो है वहाँ तक को भी वो खा जाता है वो बैक्टीरिया, और बहुत ही डरावना सा रूप जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा आगे जब ये डिसीज़ बढ़ जाता है तब, तो ये हमें यहाँ पे रोकना है। और जो अल्सर हो जाते हैं तो उसके लिए ड्रेसिंग मटेरियल अवेलेबल कराना, अल्सर हो जाते हैं तो उसके लिए अल्सर किट अवेलेबल कराना, जो भी सपोर्टिव मेडिसिन है ड्रेसिंग करने के लिए, एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फेक्टिव, वो वहाँ पे अवेलेबल कराना। और MCR मतलब माइक्रो सेलुलर रबर फुटवेयर, क्योंकि हमें जैसे हमने अभी बोला कि नर्व को डैमेज करता है और पैर भी इसमें अफेक्ट होते हैं, मोस्टली पैर एंड हाथ और इनकी उंगलियां अफेक्ट होती है, और वो झड़ने जब लगती है और जब इंसान को सेंसेशन ही नहीं होता क्योंकि नर्व डैमेज हुई है, तो जब वो चलता है उसको जब अल्सर होता है पैर में, वो कहाँ तक हो रहा है उसको कुछ पता नहीं चलता। जब ये ऐसे माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर पहनता है तो उसके पैर और ज़्यादा अल्सर होने से और ज़्यादा डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये चीज़ है DPMR। और इंसेंटिव्स भी पेशेंट को दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से अपनी सर्जरीज भी कराए, वो अपना अच्छे से इलाज भी लें और दूसरों को ये स्प्रेड ना करे, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ तो जो है हमें बिस्किट जो है दिखाना पड़ता है ताकि वो सही चीज़ चले। तो इंसेंटिव्स यहाँ पे कैसे दिए जाते हैं, जैसे कि 8,000 जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए 8,000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और 5,000 रुपये जो है उनको PMR सेंटर में दाखिल होने के लिए और वहाँ पे रिहैबिलिटेशन और मेडिसिन के लिए उनको दिए जाते हैं। तो ये भी इनिशिएटिव था। और जो है और इसके कंपोनेंट्स में यह आते हैं या और इनिशिएटिव जो लिया गया था वो आशा का बहुत अच्छा इसमें रोल था। अब आशा आप सबको पता ही है, PSA में आप हम लोगों ने पढ़ा ही है, इनको भी इंसेंटिव्स कुछ इस तरीके से मिलता है। आपको पता ही है इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, जो ऐसे वो काम करते हैं अलग सपोर्टिव, तो इसके थ्रू वो अच्छा खासा कमा लेते हैं।
अब इनको कैसे मिलता है पैसे, जैसे इन्होंने आशा जो भी है उन्होंने कन्फर्मेटरी केस लाई, मतलब कोई इंसान लाया और उसका जो है लेप्रेसी निकला तो उनको मिलते हैं 250 रुपीज़। और अगर उन्होंने पॉसिबैसिलरी की केस लाई तो उनको मिलते हैं 400 रुपीज़, और मल्टीबैसिलरी की केस लाई तो मिलते हैं यहाँ पे 600 रुपीज़। ये पॉसी और मल्टीबैसिलरी क्या है, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इसके लिए आपको लेप्रेसी बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ आपको समझनी है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से वीडियो बना दूँगी। और हाँ, न्यू केस लाती है आशा विद डिफॉर्मिटी, मतलब उसके हाथ झड़ गए हैं या पैर झड़ गए हैं, तो ऐसी केस लाती है तो भी उसको 250 मिलते हैं। मतलब देखो, कन्फर्मेटरी केस लाती है और डिफॉर्मिटी केस लाती है तो 250 मिलते हैं, पॉसिबैसिलरी लाती है तो 400 रुपये मिलते हैं, और मल्टी लाती है तो 600 मिलते हैं। IEC कैंपेन एक अवेयरनेस कैंपेन जो है इंडिया के थ्रू चलाया जाता है। अभी 2017 से जो शुरू हुआ था वो स्पर्श कैंपेन, ये भी लेप्रेसी अवेयरनेस कैंपेन जो है चलाया जाता है। अब प्रेजेंट डे सिनारियो क्या है या स्ट्रेटेजी क्या है, अभी जो हमने देखा आशा अपना काम इस तरीके से करती है। लेप्रेसी स्क्रीनिंग की जब भी पेशेंट आए तो उसकी स्किन टेस्ट करा के जो है वो लेप्रेसी पॉजिटिव है या नहीं ये देखा जाता है। DPMR जो अभी हमने देखा RCS-X, तो इसका ये मतलब होता है कि रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। MCR माइक्रोसेल्युलर रबर फिटियर, और आयुष्मान भारत 2018 में जो आया था इसके चलते इसके अंदर जो है 5 लाख का बीमा जो है ऐसे पेशेंट को मिलता है। ये जो है ये इस NLEP का लोगो है, मतलब ये आपको एग्ज़ाम में नहीं निकालना है लेकिन हमें पता हो कि क्या है, ये पता होने के लिए है। अब हमने सब देख लिया, बस एक छोटा सा पार्ट रह गया कि ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट इसमें देनी कैसी है भाई, हमने सब तो समझ लिया कि क्या कैसे इनिशिएटिव्स हुए, क्या कंपोनेंट थे, ये समझ लिया। मेन पार्ट जो है ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट किस तरीके से दी जाती है अब हम सीखते हैं। ट्रीटमेंट दी जाएगी 2 अलग अलग केसों में, एक पॉसिबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी। हालांकि मैंने अभी बोला कि मैं पॉसी और मल्टी लेप्रेसी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। देखो, पॉसी मतलब होता है फ्यू, जिसमें थोड़े ही चकत्ते हो, और मल्टी मतलब वो होता है जिसमें ज़्यादा चकत्ते हो या थोड़ा ज़्यादा एडवांस तक वो गया हो। अब ये दोनों कंडीशन जब होती है तो 3 ड्रग दिए जाते हैं, रिफैम्पिसिन, क्लोफेज़िमाइन और डेप्सोन। अब ये कैसे दिए जाते हैं, जैसे पॉसिबैसिलरी हो तो उसमें दिया जाएगा 600 mg 600 mg वंस अ मंथ। ये ओम नहीं है, ये वंस अ मंथ, मतलब मंथ में एक बार रिफैम्पिसिन दिया जाएगा 600 mg। वही मल्टीबैसिलरी में भी जो है वो 600 mg ही दिया जाएगा वंस अ मंथ, इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। फिर जो डिफरेंस वाली चीज़ है वो है क्लोफेज़िमाइन, जो है पॉसिबैसिलरी में नहीं दिया जाता और मल्टीबैसिलरी में दिया जाता है, बट उसको 2 हिस्सों में बांट के दिया जाता है। जैसे कि 300 mg वंस अ मंथ दिया जाएगा और 50 mg डेली दिया जाएगा। ऐसे बांट के जो है ये डिवाइड करके जो है इस तरीके से क्लोफेज़िमाइन दिया जाएगा। फिर जो है डेप्सोन जो दिया जाता है वो 100 mg डेली दिया जाएगा, और मल्टीबैसिलरी में भी जो है 100 mg डेली दिया जाएगा। डिफरेंस सिर्फ क्लोफेज़िमाइन का ही है। और ड्यूरेशन, अब पॉसी है मतलब थोड़े कम चकत्ते हैं तो कम ही चलेगी, तो ये 1 ईयर तक जो है ये ट्रीटमेंट चलती रहेगी उसकी, मतलब वंस अ मंथ 600 mg रिफैम्पिसिन और 100 mg डेली डेप्सोन। मतलब डेप्सोन तो आपको डेली ही लेना है, और मल्टीबैसिलरी हो तो 50 mg क्लोफेज़िमाइन भी डेली ही लेना है। अब ये पॉसिबैसिलरी चलेगा 1 ईयर के लिए, तो मल्टीबैसिलरी है ज़्यादा चकत्ते हैं, ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा आगे बढ़ा है, तो वो चलेगा 2 ईयर्स तक। अब फॉलोअप कब तक लेना है उस पेशेंट ने, पॉसिबैसिलरी है तो 2 ईयर तक उसने जो है फॉलोअप लेना है, और मल्टीबैसिलरी हो तो उसने 5 साल तक जो है उसने फॉलोअप लेते रहना है। उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हाँ कि अब ये जो है डिसीज़ उसका ख़त्म हुआ। तो ये था अपना NLEP। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस ऐसे ही और इससे अच्छे और ज़्यादा प्रोग्राम्स आपको कौन सा चाहिए या फिर किस प्रोग्राम के बारे में आपको नोट्स चाहिए, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए पढ़ते रहना।